हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलाइजेशन रिवीजन सीरीज का। हम लोग वेल्डिंग वाला पार्ट यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार आप सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दीजिए, जिसके थ्रू हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर पाए। एक बार मैं आप पे कमेंट्स भी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ 2 लोग हैं, सोनू और सोनल, सिर्फ 2 लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ पे 8 लोग हैं। जल्दी से एक बार आप ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो। इज इट क्लियर एवरीथिंग? गुड इवनिंग सोनू, गुड इवनिंग सोनल, गुड इवनिंग अर्पिता, राहुल, केशव, राधे। ओके, ऑल क्लियर है ना। मैं ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा बाकी लोगों का, तो जो लोग भी लेट ज्वाइन करें उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैं वेट नहीं कर पाऊंगा बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को स्टार्ट करता हूँ। अगर आपका कुछ भी पार्ट मिस हो गया तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, या फिर मैं इसी लेक्चर को यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी डिले हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, वेल्डिंग का मतलब, जब अभी आपके दिमाग में था ना, वेल्डिंग मतलब दो मटेरियल को ज्वाइनिंग करने की प्रोसेस है। तो वेल्डिंग इज अ मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस। दो मटेरियल को ज्वाइन करने की प्रोसेस है मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस बाय हीटिंग देम टू द वेल्डिंग टेम्परेचर। अब ऐसे तो वेल्ड हो, मतलब वेल्ड हो नहीं जाएंगे, दो मटेरियल से जुड़ नहीं जाएंगे, उनको गर्म करना पड़ता है। और कहां तक गर्म करना पड़ता है? उनके वेल्डिंग टेम्परेचर तक उनको गर्म करना पड़ता है। ठीक है ना। एट वेल्डिंग टेम्परेचर मटेरियल कम्स टू मोल्टन स्टेट। मतलब जब किसी भी मटेरियल को आप उसके वेल्डिंग टेम्परेचर तक गर्म करते हो ना, तो वो मटेरियल आपका मेल्ट जैसा होने लग जाता है। जैसे आपका लिक्विड है उस टाइप का हो जाता है, मेल्ट होने लग जाता है। वेल्डिंग प्रोसेस में और मे नॉट रिक्वायर प्रेशर। जो हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है ना। कुछ वेल्डिंग ऐसी जिनमें आपको प्रेशर लगाना पड़ भी सकता है, और कुछ में आपको प्रेशर लगाना नहीं भी पड़ सकता। जिनमें प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग। जिनमें प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे नॉन प्रेशर वेल्डिंग। या फिर इसको और आगे बताऊंगा मैं क्या बोलते हैं। देखो, वेल्डिंग प्रोसेस में और मे नॉट रिक्वायर फिलर मटेरियल। मतलब दो मटेरियल को जोड़ना है तो उनके लिए कोई एडिशनल मटेरियल लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। दोनों आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कोई भी थर्ड मटेरियल दो मटेरियल को जोड़ने के लिए यूज कर सकते हो और यूज नहीं भी कर सकते हो। मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड फिलर मटेरियल। जैसे देखना, दो टाइप मैंने बताया, दो टाइप कैसे हैं यहाँ पे समझना। जैसे मान लो मेरे पास मटेरियल 1 है, ये मेरे पास मटेरियल 2 है। दो मटेरियल मेरे पास यहाँ पे हो गए, मुझे इन दोनों को वेल्ड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यहाँ पे जिनकी सरफेस है ना, इनको मैं गर्म करूंगा, हल्का गर्म करूंगा। इतना गर्म करूं कि लचीला हो जाए। समझ में आ रहा है क्या करूंगा? जहां मुझे इनको वेल्ड करना है, इनको मैं गर्म करूंगा। कब तक गर्म करूंगा? जब तक ये लचीला हो जाए। लचीला से कैसे कि आपने गुथा हुआ आटा देखा होगा ना, वो जैसे लचीला हो जाता है उस टाइप का लचीला बन जाएगा। और जैसे लचीला हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से हथौड़ा मार दूंगा यहाँ पे। तो हथौड़ा मार तो क्या, उससे क्या होगा, हथौड़ा मारने से क्या होगा, दोनों मटेरियल आपस में यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेशर यूज किया। और इसको जो वेल नोन होगा, इसका जो वेल नोन नेम है वो आपका प्लास्टिक वेल्डिंग। इसको हम प्लास्टिक वेल्डिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे जो मटेरियल को गर्म किया था वो एक प्लास्टिक स्टेट तक गर्म किया था, कि जब तक वो क्या हो जाए, एक प्लास्टिक स्टेट में आ जाए। मतलब क्या हो जाए, वहां पे एक सॉफ्ट हो जाए मटेरियल। यहाँ पे इतना गर्म करें कि वो सॉफ्ट हो जाए। मेल्ट मोल्ट नहीं करना आपको इसको, ठीक है ना। मेल्ट नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे इसको सॉफ्ट करना है, ठीक है ना, लचीला बनाना है। ये पहला मटीरियल, पहली वेल्डिंग प्रोसेस हो गई। दूसरी वेल्डिंग प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मटेरियल 1 है, मटेरियल 2 है, दोनों मटेरियल को हम बीच में यहाँ पे गर्म करेंगे। तब तक गर्म करेंगे, तब तक गर्म करेंगे कि ये इधर का जो मटेरियल है, ये कोने का, ये मेल्ट होना शुरू हो जाए। गर्म होने की वजह से मेल्ट होने लग जाए, और ये भी आपका मेल्ट होने लग जाए। और जब ये मेल्ट होने लग जाएगा तो ये वाला मटेरियल इसमें चला गया, ये वाला मटेरियल इसमें चला गया, और जब ये सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेल्डिंग हमको मिल जाएगी। तो इसमें हमने कहीं पे प्रेशर लगाया क्या, नहीं लगाया। इसको हम बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग। मतलब पहला वाला जो मटेरियल है वो सेकंड वाले में फ्यूज हो गया है, और सेकंड वाला मटेरियल पहले वाले में फ्यूज हो गया है। इस वजह को हम बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग या फिर नॉन प्रेशर वेल्डिंग। तो दो टाइप की हमारे पास यहाँ पे वेल्डिंग होती है। गुड इवनिंग विद्युत प्रभा, गुड इवनिंग बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको वेल्डिंग के दो टाइप बताए। अब इनके बीच में थोड़ा सा चीजें भी देख लो। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या होती है? एक होती है आपके पास प्लास्टिक वेल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग। एक होती है फ्यूजन वेल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इनके टाइप देखे जाएं तो जो रजिस्टेंस वेल्डिंग होती है वो आपकी प्लास्टिक वेल्डिंग में आती है। रजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें हम क्या करेंगे,
जो भी हमको दो मटेरियल को ऐड करना होगा, वेल्ड करना होगा, उनके बीच से हम करंट पास करेंगे। करंट पास करने की वजह से करंट बहुत ज्यादा हाई होगा, तो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, और जब वो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे तो वहां पे वो गर्म होगा, उसकी वजह से फिर हमारे पास हथौड़ा तैयार है, हथौड़ा मारेंगे वो आपका वेल्ड हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्वेश्चन बनता है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी किस टाइप की वेल्डिंग है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग हमारी एक प्लास्टिक वेल्डिंग में आता है, मतलब प्रेशर वेल्डिंग में आता है। फिर कोई पूछेगा गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग किस में आता है, तो लिखा रहता है, देखो गैस वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग दोनों टाइप की होती है, एक प्रेशर वाली भी होती है, विदाउट प्रेशर वाली भी होती है। तो अगर उसमें लिखा है गैस एंड थर्मिट वेल्डिंग विथ प्रेशर, वो आपका आएगा प्लास्टिक वेल्डिंग में। अगर लिखा है गैस एंड थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर, उसको बोलोगे फ्यूजन वेल्डिंग। यहां पे लिखा भी है मैंने, प्लास्टिक वेल्डिंग क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग वर्क पीस, वर्क पीस मतलब क्या, जिन भी दो चीजों को आपको वेल्ड करना उसको हम वर्क पीस बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर उनको जॉब भी बोलते हैं, आगे जब डिस्कस करेंगे हम उसको। इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग वर्क पीस इज हीटेड सच दैट इट कम्स टू प्लास्टिक स्टेट एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर वेल्ड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसमें हमको कोई फिलर मटेरियल लगाना पड़ता है क्या, कोई भी फिलर मटेरियल नहीं लगाना पड़ता। फ्यूजन वेल्डिंग क्या है, इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग वर्क पीस इज हीटेड टिल इट कम्स टू मोल्टन स्टेट, मतलब मेल्ट ना हो जाए, एंड अलाउड देम टू सॉलिडिफाई, मतलब उसको सूखने दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेल्ड मिल जाएगा। हमारे पास वेल्डिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, कौन कौन सी वो टर्मिनोलॉजी होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। एक होता है वर्क पीस। वर्क पीस क्या होते हैं, दो डिफरेंट मटेरियल मेटल होते हैं जिनको आपको वेल्ड करना है। उनके और भी नाम है, जैसे कि वर्क पीस को हम जॉब भी बोलते हैं और स्पेसिमेन भी बोलते हैं। टू मेटल कैन हैव सिमिलर और डिसिमिलर नेचर इन मटेरियल, मतलब जिन दो मेटल को आपको ज्वाइंट करना है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर नेचर के भी हो सकते हैं। अगर जो वेल्डिंग स्ट्रेंथ है ना, जो वेल्डिंग, हम जो वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग कितना अच्छा हुआ है वो डिपेंड करता है कि कौन है बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला था मैं कि इसके दो नाम होते हैं, वर्क पीस, जॉब, स्पेसिमेन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता कि जो वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी डिपेंड करती है कि वर्क पीस कैसा है, और उनके बीच में जो फिलर मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, उनके बीच में कौन सा फिलर मटेरियल फिल किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि उनके बीच की वेल्डिंग कैसी हुई है। फिलर मटेरियल क्या है, इट इज द मटेरियल विच इज बीइंग फिल्ड बिटवीन मेटल पीसेस, दो मेटल पीस के बीच में जो हम फिल करने वाले हैं उसी को हम बोलते हैं फिलर मटेरियल। अब जो फिलर मटेरियल दो टाइप के आते हैं, एक होता है बेयर फिलर, मतलब उसके ऊपर कोई कोटिंग वगैरह नहीं होती है, सीधा वो होगा, है ना, डेट आपका यहाँ पे फिलर है, उसको हम बोलते हैं बेयर फिलर। इसमें क्या होता है कि कुछ कोटिंग वगैरह नहीं होती है ना, एज सिंपल नॉर्मली एक रॉड टाइप की होती है। एक होता है कोटेड फिलर, उसके ऊपर एक हम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि जब कभी हमारे पास आर्क क्रिएट होगी ना तो ऑक्सीडेशन से बचाएगा आर्क को, है ना, तो उससे क्या होगा, जो वेल्डिंग में डिफेक्ट आते हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें से आपके वेल्डिंग में डिफेक्ट देखने को मिलेंगे, इसमें आपको वेल्डिंग के डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखना इलेक्ट्रोड क्या होता है, जैसे हम अभी बताया ना कि आपकी आर्क हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो आर्क क्रिएट करने के लिए हमको देखते हैं कि हमको पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना, तो इलेक्ट्रोड इज यूज टू क्रिएट आर्क, जो हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे उसका काम क्या होगा, आर्क क्रिएट करने के लिए होगा। फिलर कैन बी यूज एज इलेक्ट्रोड, क्योंकि देखो कभी कभी क्या करेंगे हम कि जैसे ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, जिसका काम क्या, इसमें हम नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, इसको पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, जब दोनों कांटेक्ट बनाएंगे तो आर्क प्रोड्यूस होगी, और उस आर्क से क्या होगा, हमारे वर्क पीस यहाँ पे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, और इसके साथ हम क्या करेंगे, एक फिलर मटेरियल भी रख लेंगे, वो भी मेल्ट होगा, है ना, और यहाँ पे बीच में फिल हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। कुछ लोग वैसा बोलते हैं सर एक काम करो ना, आप इसको हटाओ, एक काम करो सर आप इसको हटाओ, इसको हटाओ, और आप जो निगेटिव सप्लाई इसको दे दो, निगेटिव सप्लाई आप इसको दे दो, और उससे क्या होगा, निगेटिव सप्लाई आपने इसको दे दी, इसको पॉजिटिव सप्लाई है, तो यहाँ पे क्या आर्क क्रिएट होगी, और उस आर्क से ये भी मेल्ट होने वाला है, ये भी मेल्ट होने वाला है, और ये जिससे आप निगेटिव सप्लाई दे रहे हो वो भी मेल्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड है ना, वो हो सकता है कि वो नॉन कंज्यूमेबल हो, मतलब ये आपका फिल नहीं हो रहा हो, और हो सकता है कि आप उसी को निगेटिव सप्लाई देने की वजह से आपका वही फिल हो जा रहा हो यहाँ पे। तो बस वही चीज यहाँ पे लिखी है, फिलर कैन बी यूज एज अ इलेक्ट्रोड, जो हमारा फिलर है उसको हम इलेक्ट्रोड तरह यूज कर भी सकते हैं। इन दिस केस अगर हम इसको इलेक्ट्रोड तरह यूज करेंगे,
इन दिस केस इलेक्ट्रोड विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जब आप इसको इलेक्ट्रोड मान के चलोगे तो ये कंज्यूम हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं क्या, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इफ फिलर इज नॉट यूज्ड एज इलेक्ट्रोड देन इलेक्ट्रोड विल बी ए नॉन कंज्यूमेबल। तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वहां पे नॉन कंज्यूमेबल होगा। वेल्डिंग मशीन क्या होती है समझना। वेल्डिंग मशीन नॉट नथिंग, मतलब ये कुछ नया चीज नहीं, बस पावर सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव सप्लाई, एक होता है नेगेटिव सप्लाई। वेल्डिंग मशीन कैन बी कनेक्टेड एज स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। वेल्डिंग मशीन को हम दो पोलैरिटी में कनेक्ट कर सकते हैं। पहला हमारा होता है स्ट्रेट पोलैरिटी और दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी। एक मिनट, किसी का कुछ डाउट आ रहे हैं, मैं देख लेता हूं। ब्रज किशोर आप क्या बोलना चाह रहे हो यार? ब्रज किशोर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आपकी बात सुन लेते हैं। हेलो ब्रज किशोर, बोलो बेटा, क्या हाल चाल? बोलिए बेटा, आप जो भी बोलेंगे वो पूरी क्लास सुन पाएगी। आप मुझसे बात कर सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, आप बोलिए यार, है ना, बोल के बताइए कुछ। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही है यार? आप कुछ बोल नहीं रहे हैं या आवाज नहीं आ रही है? आपकी पेन की आवाज आई, मतलब आप बोलना नहीं चाह रहे हैं यार, कुछ तो बोलो यार। हाय हेलो कर लो यार, हेलो बोल दो यार ब्रज। कुछ तो बोलो यार भाई, मतलब अंकित सर से बात भी नहीं करनी है आपको, ऐसा है क्या? आपकी पेन की आवाज आ रही है, मतलब आप सुन पा रहे हैं मेरे को, बस आप बोल नहीं रहे हो। या आपकी ट्रेन की पीछे की भी आवाज आ रही है? चलो कोई नहीं, होता है। लेकिन ये जो आपका ये फीचर है ना, ये ब्रज किशोर, ये आपका डाउट पूछने के लिए है ना, जो हैंड रेज का ऑप्शन है, वो डाउट पूछने के लिए। कभी आपको फ्यूचर में कुछ डाउट वगैरह पूछना है तो आप इसका यूज करके पूछ सकते हो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वेल्डिंग मशीन में। देखो वेल्डिंग मशीन के बारे में मैंने क्या बताया, जो वेल्डिंग मशीन होती है वो कुछ नई चीज नहीं है, पावर सप्लाई होती है आपकी। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं और निगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। वेल्डिंग मशीन को हम स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है और रिवर्स पोलैरिटी का मतलब क्या होगा, समझना, प्रॉपर्ली समझना। जैसे ये आपकी वेल्डिंग मशीन थी, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई। अब आप क्या करते हो, जैसे ये वर्क पीस है ना, इसको आपने दे दिया पॉजिटिव सप्लाई, और जो इलेक्ट्रोड है उसको दिया आपने नेगेटिव सप्लाई। तो आप ये देखते हो जब करंट यहाँ पे फ्लो होगी, जब आर्क प्रोड्यूस होगी, तो करंट कहां से कहां जाएगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहाँ पे हीट ज्यादा होगी, यहाँ पे हीट कम होगी, और आपको यही तो चाहिए है ना। आप यही तो चाहते हो कि वर्कपीस ज्यादा गर्म हो, इलेक्ट्रोड कम गर्म हो, उससे क्या होगा कि वर्कपीस जल्दी मेल्ट होगा। तो इसको हम बोलते हैं आपकी स्ट्रेट पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी क्या होता है कि उसमें हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं मतलब इन द सेंस कि हम इसको दे देंगे पॉजिटिव सप्लाई, इसको देंगे नेगेटिव सप्लाई। तो जब करंट होगी प्लस से माइनस तरफ फ्लो होगी, तो आपकी जो हीट होगी वो कहां पे होगी, इलेक्ट्रोड पे ज्यादा होगी और वर्कपीस पे कम होगी। दैट इज अनडिजायरेबल केस। वो आपका यहाँ पे क्या होगा, अनडिजायरेबल केस होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, इन स्ट्रेट पोलैरिटी वर्क पीस इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव सप्लाई। वर्क पीस को हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव सप्लाई दिया है। इन दिस टाइप ऑफ पोलैरिटी मैक्सिमम हीट इज डेवलप्ड एट द वर्क पीस। जो आपका मैक्सिमम हीट है वो वर्क पीस पे डेवलप होगा, और जो मिनिमम हीट है वो कहां पे होगा, इलेक्ट्रोड में होगा, जो कि आपके लिए डिजायरेबल है। इसलिए आपका ज्यादातर ये आपका यूज होता है। सेकंड आपका होता है कौन सा, रिवर्स पोलैरिटी, जो कि एक अनडिजायरेबल केस है। उसमें क्या होता है कि जो वर्क पीस होंगे उसमें ऑलमोस्ट 33% हीट होगी, लेकिन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, 66% हीट होगी। मुझे किसको हीट करना है, मुझे किसको मेल्ट करना है, मुझे वर्क पीस को मेल्ट करना है, तो इसमें हीट ज्यादा होनी चाहिए ना। ओके, अब होता है इलेक्ट्रोड होल्डर। अरे भाई, इलेक्ट्रोड होल्डर वो चीज जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है। इट इज द होल्डर विच होल्ड्स इलेक्ट्रोड। इट इज हैविंग हाईएस्ट इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्योंकि देखो आपने इलेक्ट्रोड पकड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हाई करंट है। अब आप उसको वेल्ड करने जा रहे हो, तो भाई आपको इस बात का ध्यान देना होगा ना कि वो आपको सॉफ्ट फील ना हो। तो उसमें जो हाईएस्ट इंसुलेशन वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, किसमें, इलेक्ट्रोड होल्डर में। वेल्डिंग के कुछ एडवांटेज क्या है भाई, देख लो। इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर। घर में आप कहीं भी वेल्डिंग करना हो तो आपके पास वेल्डिंग होने के चांसेस हैं, आप वेल्डिंग करा सकते हो। वेल्डिंग नेचर जो होता है वो परमानेंट होता है ना। वेल्डिंग जो हम करते हो परमानेंट करते हैं। लोवेस्ट कॉस्ट मटेरियल जॉइनिंग प्रोसेस, अगर दो मेटल को जोड़ना है तो उसको सबसे कम पैसे में हम वेल्डिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वेल्डिंग करने का वो ये है कि इट इन्वॉल्व ह्यूमन फैक्टर, मतलब
कुछ वेल्डर ऐसे होंगे जो अच्छी वेल्डिंग करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि खराब वेल्डिंग करते होंगे। तो मतलब वो ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वेल्डिंग कैसी हो रही है। दूसरा है स्किल्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन नहीं बोलूंगा, कोई भी पर्सन अगर बीटेक कर रहा है तो वो वेल्डिंग करने के लिए नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन ये है कि जो वेल्डिंग करेगा वो भले एजुकेटेड ना हो लेकिन स्किल्ड हो, है ना, स्किल्ड हो। स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, वेल्डिंग करने के लिए, जिसको नॉलेज हो कि भाई ये सप्लाई है, यहाँ पे करंट हो सकता है, यहाँ पे इंसुलेशन हो सकता है, ये ग्राउंड है, उसको बेसिक चीजें इन्फॉर्मेशन पता हो। एजुकेटेड भले ना हो लेकिन वो स्किल्ड हो। मोस्ट ऑफ सम ऑफ द वेल्डिंग रिक्वायर इंटरनल इंस्पेक्शन। कुछ कुछ ऐसी वेल्डिंग होती हैं कि वेल्डर ने जो वेल्डिंग, जो स्किल्ड पर्सन ने तो वेल्डिंग कर दी, लेकिन हमको उस वेल्डिंग को इस चेक करना पड़ता है कि वो वेल्डिंग प्रॉपर हुई या नहीं हुई। मतलब उसके लिए एक इंस्पेक्शन को लगाना पड़ेगा, सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो चेक करेगा कि वेल्डिंग सही हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, वेल्डिंग के अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो कितने टाइप की वेल्डिंग हम कर सकते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, थर्मिट होती है, आर्क, इलेक्ट्रॉन बीम, लेजर एंड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। इतनी टाइप की वेल्डिंग हमारे पास यहाँ पे होती है। हमारे सिलेबस में जो वेल्डिंग है वो कौन सी है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। ये सिर्फ दो वेल्डिंग हमारे पास में है, बाकी हमको गैस वेल्डिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन तभी मैं करा दूंगा गैस वेल्डिंग भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप आरआरबी का पेपर देते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है, तो क्यों छोड़े भाई, उसको ही पढ़ लेंगे। तो ये भी मैं बता दूंगा आपको, ये भी मैं बता दूंगा, और आपको मैं ये भी बता दूंगा, गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग, ये मैं चीजें आपको करा दूंगा। बाकी ये तो हमारे सिलेबस में है, कौन सा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के सारे टाइप्स और आर्क वेल्डिंग के सारे टाइप्स हमारे सिलेबस में ही हैं, तो हम इसके बारे में डिस्कस तो करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग से। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होगा, जैसे मेरे पास दो वर्क पीस हैं, इसमें से मैं हाई करंट पास करूंगा। जब हाई करंट पास करूंगा तो जहां से करंट पास हो रही होगी वहां पे गर्म हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि हीट डेवलप हो जाएगी यहाँ पे इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हीट डेवलप हो जाएगी। और जब हीट डेवलप हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हथौड़ा मार के उसको मैं यहाँ पे वेल्डिंग करवाऊंगा। तो क्या बोला मैंने, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द प्रोसेस इन विच सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग करंट इज पास थ्रू द टू two metal pieces in contact to be welded, which brings metal to plastic state and by applying pressure weld is obtained. रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे हम किसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज आई स्क्वायर आर इफेक्ट। उसको हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जूल्स इफेक्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर आर यहाँ पे क्या हो गया, पावर, और ये टाइम क्या हो गया यहाँ पे, सेकंड, पावर इंटू टाइम कितना होता है आपके पास, यहाँ पे जूल एनर्जी होती है, और एनर्जी की यूनिट यहाँ पे क्या होती है, जूल होती है। तो आई स्क्वायर आर टी को हम क्या बोलते हैं, जूल्स इफेक्ट भी बोलते हैं। तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्या बोलोगे, वो जूल्स इफेक्ट पे काम करता है। जूल्स इफेक्ट क्या है, आई स्क्वायर आर टी। देखो, रेजिस्टेंस बिल्डिंग अगर आपको करनी है तो करंट तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा हीट करनी है। तो इसका मतलब नहीं कि आप वोल्टेज भी ज्यादा कर दो, क्योंकि अगर आप वोल्टेज ज्यादा करोगे तो आपका पावर लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए हम करंट तो ज्यादा करेंगे लेकिन वोल्टेज बहुत कम देंगे, इससे हमारा पावर लॉस क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। और जब पावर लॉस कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमको बिल बहुत कम पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए हाई करंट ज्यादा करेंगे, मतलब करंट ज्यादा रखेंगे और वोल्टेज को कम रखेंगे। और ये चीज हमको कहां से मिलती है, आपकी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। तो कोई पूछते हैं आपसे कि जो रेजिस्टेंस बिल्डिंग होती है उसमें हम किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, तो क्या बोलोगे, वहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में हमको ज्यादा करंट तो मिल जाता है लेकिन वोल्टेज हमारा वहां पे कम होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस बिल्डिंग आपकी कॉस्टली होती है, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ रहा है, और ट्रांसफॉर्मर आपकी बाएं हाथ का खेलने की, आप उसको उठा के लगा दोगे, थोड़ा कॉस्टली होता है। इस वजह से आपका रेजिस्टेंस बिल्डिंग की जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज्यादा है। हम आते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग के पहले वाले टाइप पे, जो कि हमारा क्या है, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग का आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो हमारे पास यहाँ पे क्लैंप होते हैं, एक होता है मूवेबल क्लैंप, एक होता है हमारा फिक्स्ड क्लैंप। मूवेबल मतलब क्या है कि अगर हम इसको मूव कर घुमाए ना यहाँ से, तो ये हमारा ऊपर और नीचे जा सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, मूवेबल क्लैंप। एक होता है हमारा फिक्स्ड क्लैंप जो कि यहाँ से मूव नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, मूवेबल क्लैंप को घुमाएंगे जिससे इनके बीच में थोड़ा गैप बन जाए, है ना। और जैसे गैप बन जाएगा तो हम यहाँ पे दोनों, जहां पे दो भी हमको पीसेस को हमको जो मतलब वेल्ड करना है, हम उनको यहाँ पे फिल कर देंगे, और यहाँ पे इसको घुमा घुमा के हम इसको टाइट कर देंगे, जिससे ये आपका, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको, उसको हम यहाँ पे पूरा टाइट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं ये कॉपर का है, और ये भी आपका कॉपर का है।
ठीक है, अब यहाँ पे पूरा फिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उसको कनेक्ट कर देंगे। तो हो गया क्या, देखो जहां पे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं उसकी जो रेटिंग होती है वो 10 केवीए से 150 केवीए का होता है। तो होगा क्या, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो यहाँ पे हाई करंट पास होगी। जब हाई करंट यहां से यहां पे जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक हीटिंग होगी, और हीटिंग और यहाँ का जो रीजन वो गर्म हो जाएगा। और जब गर्म हो जाएगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जैसे गर्म हो जाएगा तो मैं मूवेल क्लैंप को और नीचे की तरफ प्रेस करूंगा। क्या करूंगा, मैं इसको नीचे की तरफ प्रेस करूंगा क्योंकि ये वजन है यहाँ पे। तो जब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एक वेल्डिंग मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो वेल्डिंग होगी एक पॉइंट के फॉर्म में होगी, सिर्फ एक पॉइंट पे वेल्डिंग हो रही है। ये जो वेल्डिंग हुई ना सिर्फ एक पॉइंट पे वेल्डिंग होगी, स्पॉट मतलब किसी एक स्पॉट पे बस वेल्डिंग यहाँ पे हो रही है। तो क्या बताया मैंने, यहाँ पे आपका ऐसे वर्क पीस 1 है ये, और जो नीचे रेड वाला वर्क पीस 2 है। तो क्या होगा, आपका वर्क पीस 1 पे कुछ पावर लॉस होगा आई स्क्वायर R1, इस पे होगा आई स्क्वायर R2, इसमें होगा आई स्क्वायर R3, मतलब बीच में जो एयर है ना, इनकी में एयर भी होगी, उसमें भी पावर लॉस होगा आई स्क्वायर R3। तो जो टोटल पावर लॉस होगा इतना हो जाएगा, है ना। अब इतने पावर लॉस की वजह से यहाँ पे गर्म होगा, आप इसको वेल्डिंग कर पाओ। कॉन्सेप्ट सभी का सेम है, बस ये डिफरेंस होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है ना वो सब में अलग अलग होता जाएगा, बस ये है। ठीक है, ये बाकी चीज आप देख लेना कि आप जो ट्रांसफॉर्मर लगाओगे, है ना, वो करंट तो बहुत ज्यादा देगा। कितना देगा करंट, ऑलमोस्ट 100 एम्पियर से 400 एम्पियर के बीच करंट देगा। लेकिन आपका जो वोल्टेज देगा वो कितना देगा, 4 से 12 वोल्ट। 4 से 12 वोल्ट मैं क्यों दे रहा हूं इसको वेल्डिंग को, क्योंकि मुझे करंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना कि वोल्टेज की। तो मैं यहाँ पे 4 से 12 वोल्ट का क्या लगा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मर लगा रहा हूँ। इतना वोल्टेज में रहेगा, करंट इतनी रहेगी। ये जो होता है ना, देखो जैसे मान लो दो वर्क पीस हैं, आपको अगर इनको ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, मतलब उसको बोलते हैं लैप जॉइंट। ओवरलैप कर, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है, उसको हम बोलते हैं लैप जॉइंट, है ना। लेकिन अगर इनके एज को, किनारों को जोड़ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, बट जॉइंट। तो ध्यान रखना, ये जो वेल्डिंग मैंने करी इसमें आप किसको ऐड कर रहे हो, दो वर्क पीस के लैप कर ज्वाइंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, यहाँ पे ओवरलैप रखा आपने, उसको हम बोलते हैं लैप ज्वाइंट। लेकिन अगर आप दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं, अगर किनारे किनारे को जोड़ रहे हो उसको हम बोलते हैं बट ज्वाइंट। तो क्वेश्चन बनता है कि जो हम यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हैं वो किस टाइप की वेल्डिंग है। सो दिस इज द लैप ज्वाइंट, इट इज यूज फॉर लैप ज्वाइंट। फिर हम बात करते हैं सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग में जो आपका स्पॉट वेल्डिंग था, सीम वेल्डिंग में डिफरेंस यहाँ की, हम एक रोलर लगा देते हैं, ये रोलर, रोलर लगा। और रोलर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़िया स्लाइड करते रहते हैं। तो होता क्या है, स्लाइड करते हैं तो क्या होगा कि हमारी एक लाइन के फॉर्म वेल्डिंग को मिल जाती है। अभी तक क्या था, सिर्फ एक पॉइंट पे वेल्डिंग हो रही थी, अब इसमें हमको एक लाइन के फॉर्म वेल्डिंग मिल जाएगी। अब देखो, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि आपने कभी भी कोई एक वीडियो देखो, मोबाइल फोन पे कहीं पे भी एक वीडियो देखो, तो वीडियो बनता कैसे है, कैमरे से बनता होगा। और कैमरा हमारा वीडियो कैसे रिकॉर्ड करता है, वो क्या करता है, कोई भी वीडियो जो है वो बहुत सारी फोटो के साथ कंटिन्यू करके बनाया गया है। जो वीडियो होता है कैसे बनाया जाता है, बहुत सारी फोटो के एक साथ कंटिन्यू कर दिया गया, उसको हम बोलते हैं वीडियो। तो वैसे कोई पूछे लाइन क्या होती है, तो लाइन क्या होती है, बहुत सारे स्पॉट, बहुत सारे स्पॉट को आपस में जोड़ दिया गया, उसको हम बोलते हैं लाइन वेल्डिंग। तो इसको कोई पूछे सीम वेल्डिंग हम क्या बोलते हैं, इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज सीरीज ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, मतलब बहुत सारे स्पॉट वेल्डिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। तो सीरीज ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, द नंबर ऑफ स्पॉट लाइज बिटवीन 200 से 400 पर मीटर। एक मीटर में कितने स्पॉट हो सकते हैं आपके पास, 200 से 400 स्पॉट हो सकते हैं। वेल्डिंग स्पीड कितनी होती है, अगर बात करूं मैं, जो हम वेल्डिंग करते हैं तो एक मिनट में 0.2 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में आपके पास यहाँ पे वेल्डिंग हो सकती है। वर्क पीस की जो थिकनेस होती है, यहाँ पे जो वर्क पीस हम लगा रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी होती है, वो 0.2 mm से 3 mm के बीच का होता है। ये अगेन किसके लिए यूज होता है, ये आपका लैप जॉइंट के लिए यूज होने वाला है। जो आपका यहाँ पे सीम वेल्डिंग है वो आपका लैप जॉइंट के लिए यूज होगा। अब आता है यहाँ पे बट वेल्डिंग। वैसे बताया ना मैंने आपको, बट वेल्डिंग में होता है हम दोनों को किनारों को जोड़ते हैं, एज को जोड़ते हैं। तो बस वही मैंने किया यहाँ पे। ये मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड क्लैंप है, ये मेरे पास यहाँ पे मूवेबल क्लैंप है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ, बहुत मजेदार बात करने वाला हूँ। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो सप्लाई है इसको बंद कर दिया ना, एक स्विच लगाएगी यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सप्लाई को बंद कर दिया, मतलब ये पूरा जो सिस्टम वो आपका अनएनर्जाइज है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जा ही नहीं रही ट्रांसफॉर्मर में, है ना। सब कुछ बंद है। तो बढ़िया, आपने क्या किया, फिक्स्ड क्लैंप को ओपन किया, यहाँ पे वर्क पीस रखा, फिक्स्ड क्लैंप 2 को ओपन किया, इसमें आपने क्या रखा, इसको वर्क पीस 2 रखा, दोनों को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पास में कर दिया। ठीक है ना, मोबाइल क्लैंप को पास में लेके आपने दोनों को यहाँ पे कॉन्टेक्ट में बना दिया, और हल्का बीच में इनके बीच में एयर, थोड़ा सा एयर है, बाकी ऑलमोस्ट कॉन्टेक्ट बना चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वर्क पीस है, मेटल है, तो रेजिस्टेंस कम होगा।
ये भी वर्क पीस है, मेटल है, तो इसका भी रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन बीच में जो एयर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इतनी बात तो आप लोग क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इतना अरेंजमेंट करने के बाद, जो मैंने अरेंजमेंट किया इतना करने के बाद, मैं यहाँ पे सप्लाई को ऑन कर देता हूँ। जैसे सप्लाई ऑन करूंगा तो क्या देखूंगा मैं, कि यहाँ पे इसमें करंट जाएगी, इसमें करंट जाएगी, और यहाँ पे जो बीच में एयर है ना, तो ये बीच में एयर में क्या होगा, यहाँ पे आपके पास हल्का सा एक मतलब गर्माहट टाइप का आएगा, गर्म हो गई है, और गर्म होने की वजह से क्या हो जाएगा आपका, ये धीरे धीरे आपका प्लास्टिक स्टेट में आएगा, और प्लास्टिक स्टेट में जैसे आएगा तो आप यहाँ पे मूवेबल क्लैंप के थ्रू आप यहाँ से प्रेशर लगाओगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे वेल्डिंग मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको इतना बड़ा एरिया पूरा वेल्ड करना है, ये पूरा वेल्ड करना है, और इसको वेल्ड करने में टाइम बहुत लगता है। इतना पार्ट आपको वेल्ड करने में टाइम बहुत लगेगा। उसके लिए हम एक दूसरी वेल्डिंग यूज करते हैं, उसको उसको हम बोलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग। ये आपकी बट वेल्डिंग है, लेकिन बट वेल्डिंग का कौन सा टाइप है, इसको हम बोलते हैं अपसेट बट। इसको हम बोलते हैं अपसेट बट वेल्डिंग। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम को कम करने के लिए हम कौन सी वेल्डिंग यूज करते हैं, फ्लैश बट वेल्डिंग। और फ्लैश बट वेल्डिंग क्या होगी वो भी आपको बताने वाला हूँ। इसमें लिखा भी है, बट वेल्डिंग इज यूज्ड टू वेल्ड द एजेस ऑफ द वर्कपीस। इट इज डिजाइन्ड स्पेशली फॉर बट जॉइंट। In this welding, current I will be higher current will be required, higher pressure required होगा, और टाइम कंज्यूमिंग वेल्डिंग आपके पास यहाँ पे होगी। ठीक है, स्टेप्स बताए मैंने क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर हम वर्कपीस 1 को अटैच करेंगे, वर्कपीस 2 को भी अटैच करेंगे क्लैंप में, वर्कपीस 2 को हम वर्कपीस 1 के पास में ले जाएंगे। उतना करने के बाद हमको सप्लाई ऑन करना है। फिर सप्लाई ऑन करने के बाद जो बाकी प्रोसेस पूरी सेम रहेगी। हमको यहाँ पे स्पेशल एज प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता कि कुछ वी शेप देना हो, कुछ करना हो, हमको एज के साथ कुछ भी और यहाँ पे नहीं करना। इट इज नॉट मच यूज बिकॉज ऑफ मोर टाइम रिक्वायरमेंट। इसमें बहुत टाइम लगता है, इस वजह से हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। बात करें हम यहाँ पे फ्लैश बट बिल्डिंग की, तो फ्लैश बट बिल्डिंग में क्या होता है, इसके स्टेप पे ध्यान देना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, तो मैं आपको इसी डायग्राम बताता हूँ। देखो डायग्राम तो पूरा यही है, डायग्राम तो पूरा यही है। अब समझना मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसके स्टेप समझना। सबसे पहले मैं यहाँ पे सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे क्लैंप में पहले वाले फ्रिज क्लैंप में वर्कपीस 1 को रखा, फिर मूवेबल क्लैंप में मैंने यहाँ पे वर्कपीस 2 को रखा, इसको मैंने बढ़िया रख लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सप्लाई को ऑन कर दिया, सप्लाई ऑन कर दी। सप्लाई ऑन करने के बाद मैं धीरे धीरे वर्कपीस 2 को वर्कपीस 1 के पास लेके जा रहा हूं। जो देखो अपसेट में क्या किया था मैंने, सप्लाई देने के पहले ही मैंने क्या कर दिया था, इसको पास में लेके आ गया था। लेकिन बट वेल्डिंग में जो आपका फ्लैश बट वेल्डिंग है, उसमें क्या कर रहा हूं मैं, इसको मैं सप्लाई देने के बाद धीरे धीरे पास में लेके आ रहा हूं। और जैसे धीरे पास में आएगा तो एक टाइम ऐसा है कि यहाँ पे एक हल्की सी आर्क सी प्रोड्यूस होगी, और जैसे आर्क प्रोड्यूस होगी वो आर्क इसको जल्दी गर्म कर देगी। क्या कर देगी, वो आर्क इसको जल्दी गर्म कर देगी, और जल्दी गर्म करने की वजह से आपका जो टाइम कंजम्पशन लग रहा था वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश बट वेल्डिंग, क्योंकि वहां पे फ्लैश क्रिएट होती है, हल्की एक लाइट क्रिएट होती है, हल्की एक आर्क क्रिएट वहां पे होती है। वो आर्क का जो काम होगा ना, उसको मेल्ट करना नहीं है, इसको मेल्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, इसको इसके एजेस को इतना गर्म कर देगा कि जल्दी ये आपके प्लास्टिक स्टेट में आ जाए। तो ये आप इसके स्टेप दे सकते हो। पहले क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर की सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना है, वर्कपीस 1 वर्कपीस 2 को अटैच करना है, फिर सप्लाई को ऑन कर देना है। फिर सप्लाई ऑन करने के बाद वर्कपीस 2 को वर्कपीस 1 के पास लेके आना है। जैसे वहां पे आर्क स्पार्क या फ्लैश क्रिएट होगा, उससे वो आपका वर्कपीस जल्दी क्या हो जाएगा, आपका प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगा, और आपकी वेल्डिंग वहां पे मिल जाएगी। इन दिस वेल्डिंग आर्क इज यूज्ड टू जस्ट टू ब्रिंग प्लास्टिक स्टेट अर्ली। प्लास्टिक स्टेट को जल्दी लाने के लिए आपका इस मेथड का यूज होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सही तो आर्क वेल्डिंग हो गई, ये आर्क वेल्डिंग नहीं है। आर्क वेल्डिंग में उसको मेल्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मेल्ट नहीं किया आपने, सिर्फ उसको प्लास्टिक स्टेट जल्दी लेके आए। फिर होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। देखो आपको याद है वो वाली वेल्डिंग कौन सी, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे वेल्डिंग कर रहे थे। सीम वेल्डिंग में क्या होता है, लाइन में वेल्डिंग कर रहे थे। प्रोजेक्शन में क्या कर रहे हो आप, मल्टीपल स्पॉट वेल्डिंग कर रहे हो। मतलब आपने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया है ना, ये अब वो एक मतलब स्पेशल केस का इलेक्ट्रोड है, जो कि जैसे आप यहाँ कॉन्टेंट बना रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टेंट बना रहा है, यहाँ पे कॉन्टेंट बना रहा है, तो 3 आपके पास यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग हो जाएंगी। मतलब नंबर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। इसमें लिखा भी है, इट इज सिमिलर टू स्पॉट वेल्डिंग विद द हैवी नंबर ऑफ स्पॉट प्रोजेक्टेड। कभी कभी हम ऐसा देखते हैं, कभी कभी ऐसा देखते हैं कि हमारे मान लो कि मुझे कुछ डिफरेंट टाइप का शेप वेल्ड करना है, ठीक है ना। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे उसी शेप का इलेक्ट्रोड मिल जाए, तो मैं क्या करता हूँ,
इलेक्ट्रोड को पूरा प्लेन लेता हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रोड को बड़ी यहाँ पे प्लेन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखना आप सभी लोग, इलेक्ट्रोड तो आपका प्लेन हो गया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बढ़िया, इसके जो एजेस होते हैं उनको मैं ऐसा कर देता हूँ, ऐसा, इसकी मैं एज मतलब ऐसा कर देता हूँ। ये आपका वर्क पीस 1 था और ये आपका वर्क पीस 2 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, करंट पास किया तो गर्म होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे गर्म होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे गर्म हो गया, फिर बढ़िया यहाँ पे ऊपर से मैंने हथौड़ा मार दिया, तो जो ये वाला पार्ट है उसमें डिफ्यूज फ्यूज हो जाएगा, तो बढ़िया हो जाएगी वेल्डिंग। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको जो अलग टाइप का जो प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रोड चाहिए था वो हर केस में अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। आप लोग के मैं कमेंट से एक बार देख लूं, क्या बाकी चीजें आपको समझ में आ रही हैं? सर कंटिन्यूअस वेल्डिंग स्पॉट को ही बोलते हैं। सर कंटिन्यूअस वेल्डिंग स्पॉट को ही बोलते हैं? नहीं यार, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग हम किसको बोलते हैं बताओ जरा? सीम वेल्डिंग को बोलते हैं। हाँ, सीम वेल्डिंग को हम बोलते हैं, है ना, याद रखना। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को इसको बोलते हैं, सीम वेल्डिंग को बोलते हैं। सभी को यहां तक क्लियर है? बता दो एक बार। थैंक यू ब्रज किशोर। चलो, एक होता है आपका, इतना तो आपने पढ़ लिया होगा, एक होता है परक्यूशन वेल्डिंग। परक्यूशन वेल्डिंग में कुछ नया काम नहीं करते, हम पूरी सरफेस को वेल्ड करते हैं। अभी तक स्पॉट में हमने एक पॉइंट पे वेल्ड किया, सीम वेल्डिंग में एक लाइन में वेल्ड किया, प्रोजेक्शन में मल्टीपल आपने स्पॉट वेल्डिंग कर दी, है ना, बट वेल्डिंग में अपने बट को ज्वाइंट किया, लेकिन परक्यूशन वेल्डिंग में पूरी सरफेस को वेल्ड करते हो, तो ये आपका जनरली प्रिफर्ड भी नहीं होता है। ये बहुत ही थिन सीट के लिए यूज होता है, जो बहुत ही पतली सीट होती हैं उनको वेल्ड करने के लिए यूज होता है, लेकिन जनरली इसका यूज होता भी नहीं है, प्रैक्टिकल इसका ज़्यादा यूज नहीं है। तो ये हो गया आपके पास किसके बारे में, रजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। एक और वेल्डिंग बच रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, लेकिन यहाँ पे नंबर स्टूडेंट बहुत कम है, उसके पीछे का मुझे रीजन समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वजह से मैं अब इसको और कंटिन्यू नहीं करूंगा, मतलब आज के लिए कंटिन्यू नहीं करूंगा, कल तो करेंगे ये अपन, ठीक है। तो अपन इसको यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। गुड डे एवरीबॉडी। आप सभी लोग को एक काम करना है, काम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, ब्रज किशोर आप नए हो, आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा ऑलमोस्ट अभी आधे घंटे में, आधे घंटे में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो उसमें आपको उसकी लिंक आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है ना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बहुत कम टाइम दे रहा हूँ, तो वो काम आपको भी करना पड़ेगा। जो ये प्लेटफॉर्म ये मेरा बस नहीं है, ये आपका ही प्लेटफॉर्म है ना, तो आपको भी तो अपना इनपुट देना है, इसको आप लोग अपना ही प्लेटफॉर्म मान के चलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।